नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। बहुत ही ख़ास मौका है। मुल्क भर में चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन मुल्क के 13 रियासतों में चुनाव हुए और 13 रियासतों के तमाम सीटों पर चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन कुछ कुछ सीटों पर चुनाव हुए हैं और इस चुनाव से कुछ पैगाम तो मिलता है। अब ये पैगाम क्या है, माहिरीन इसे कैसे देखते हैं और जिन पार्टियों की हार या जीत हुई है वो इन चुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं। दरअसल ज़िम्नी इंतखाबात, जिन्हें हम बाई इलेक्शन भी कहते हैं या उपचुनाव भी कहते हैं, तो ज़िम्नी इंतखाबात के नतीजों का ऐलान लगभग मुकम्मल हो चुका है और ये इंतखाबात जो हैं कुल 29 असेंबली सीटों पर हुए हैं और 3 लोकसभा सीटों पर हुए हैं। तो ये 29 असेंबली सीटें कुल 13 रियासतों में बटी हुई थी और 3 लोकसभा की सीटें भी 2 रियासतों में और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी में बटी हुई थी। तो किस पार्टी ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, कहां किस पार्टी ने अपनी सीट बरकरार रखी, कहां अपनी सीट गंवा दी और कुल मिलाकर इसमें जो बड़ी पार्टियां हैं, जो खुद को कौमी पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और जो रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने कैसा कमाल दिखाया या कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही, इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे अहम ये कि अगले साल के शुरुआत में ही जिन 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, उन इंतखाबात में क्या ये जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए हैं ये असरअंदाज होंगे? क्या इन नतीजों से जो आज आए हैं कुछ अंदाजा, इसका कुछ असर आने वाले इंतखाबात के बारे में हो पाएगा? जो 5 रियासतों में इंतखाबात होने, जिनमें सबसे बड़ी एक रियासत उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसी पर अगले आधे घंटे हमारी खास बातचीत होगी। तो अब आपको बता दें कि जो 13 रियासतें हैं उनमें से सबसे ज्यादा जिस रियासत में सीटें थी जिन पर इंतखाबात होने थे उसका नाम है असम। असम में कुल 5 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए और इन 5 सीटों पर बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमात यूपीपीएल ने कामयाबी हासिल की है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी रियासत थी सीटों के एतबार से, उसका नाम है मगरबी बंगाल। मगरबी बंगाल में टीएमसी ने 4 के चारों सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो खुशियां मना रहे हैं। कहीं पर कांग्रेस के वर्कर्स खुशी मना रहे हैं, कहीं पर टीएमसी के वर्कर्स खुशी मना रहे हैं, कहीं बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो खुशी मना रहे हैं। चूंकि अलग अलग जगहों पर इन्हें कामयाबी मिली है, तो नतीजों के एतबार से बीजेपी के लिए सबसे खास रहा असम, जहां से 5 असेंबली सीटों पर जो 5 के 5 नतीजे या तो बीजेपी या फिर उसके इत्तेहादी जमात यूपीपीएल के किस्मत में आई है। और जो बीजेपी को एक हम कह सकते हैं जो थोड़ी मायूसी या झटका लगा है अगर, तो वो मगरबी बंगाल में लगा है, जहां मगरबी बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया। यानी 2 सीटें जो उसकी थी उस पर उसने जीत हासिल की और 2 सीटें जो बीजेपी की थी वो उसे टीएमसी ने छीन ली है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कुल 3 असेंबली हलकों में वोटिंग हुई थी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। इन 3 में से 2 बीजेपी के खाते में पहले से थी और एक कांग्रेस के खाते में थी। नतीजा यह है कि एक कांग्रेस ने जीत अपनी बरकरार रखी है, 2 बीजेपी ने बरकरार रखी, लेकिन जिन 2 में बीजेपी की जीत हासिल थी उनमें से एक बीजेपी ने गंवा दी और कांग्रेस ने उस पर लगभग कब्जा कर लिया है। जबकि कांग्रेस ने अपनी एक सीट जिस पर उसका कब्जा था वो गंवा दी और बीजेपी ने उस पर कब्जा कर लिया। लोकसभा की एक सीट भी मध्य प्रदेश से थी, खंडवा से, जिस पर भी बीजेपी ने परचम लहराया। लेकिन लोकसभा में कुल 3 सीटों पर वोटिंग हुई थी। एक खंडवा मध्य प्रदेश, दूसरा दादर नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है। इस सीट पर जो कि इंडिपेंडेंट के खाते में यह सीट थी, इस सीट पर शिवसेना ने कामयाबी हासिल की है। यह शिवसेना के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। और जबकि मंडी जो हरियाणा के मंडी जो सीट है, लोकसभा या पार्लिमानी सीट है, उस पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है और बीजेपी को कांग्रेस ने वहां झटका दिया है। तो यह है सूरत हाल। और इसके अलावा
बॉस, बिहार में 2 सीटों पर इंतखाबात हुए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। एक सीट पर नतीजा सामने आ चुका है। जेडीयू यानी कि एनडीए का जो फोल्डर है जेडीयू, उसने अपनी सीट बचा ली है। जेडीयू ने उस पर वो कामयाब हो गई। जबकि दूसरी सीट पर अभी कई तरह की बातें आ रही हैं। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है, आरजेडी का ये दावा है कि उसने वो सीट जीत ली है, तारापुर की सीट। जबकि दूसरी तरफ अभी ये बातें सामने आ रही हैं कि उस पर अभी हतमी फैसला या हतमी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और इस तरह से कुछ और सीटें हैं, जैसे महाराष्ट्र की एक सीट पर, उस पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल कर ली। और बीजेपी ने एक सीट सिंदगी में जीती है, जबकि हांगल में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त देकर वो सीट हासिल कर ली है। इसी तरह से हुजूराबाद में काफी कांटे का मुकाबला चल रहा है, लेकिन ज्यादातर राउंड में बीजेपी आगे चल रही है और टीआरएस लगातार उससे पिछड़ रही है, लेकिन अभी तक नतीजा सामने नहीं है। तो ये हालात हैं। जबकि वाईएसआरसीपी ने अपनी एक सीट यानी कि आंध्र प्रदेश की बदवेल सीट पर वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनका आपसे तारुफ कराते हैं, इस पर हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जमान बीजेपी। हमारे साथ संजय सरकार जुड़ रहे हैं, सीनियर लीडर टीएमसी, और प्रेम कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, और सुनील आहिरे, कांग्रेस तर्जुमान। बहुत बहुत इस्तकबाल है अब तमाम लोगों का। सबसे पहले मैं संजय सरकार आपके पास आऊंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि टीएमसी ने 4 की चारों सीटें जीत ली हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया, कैसे संभव हुआ ये? बताना चाहते हैं, मैं 8 घाट 360 में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 में भी नहीं रहता है, घाट में भी नहीं रहते 360। जुम्मा टू जुम्मा 8 दिन होता है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं दिखाई नहीं देता है। घाट को इंतकाल करते हैं जो वहां पर भी उसको दिखाई नहीं। 360 में दुर्गा पूजा भी होता है, ईद भी होता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देता। उसको मतलब हम 365 दिन जनता को बीच में रहता है। मेरे कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता हर घर में जाके खबर लेता है, आप कैसे है नहीं है, आपको क्या तकलीफ है। अगर प्रेग्नेंट औरत अगर रात में 1 बज गया है, कोई साधन नहीं मिलता, मेरे कार्यकर्ता 3 चक्का वाला रिक्शा कलकत्ता में जो चलता है उसमें लेके डायरेक्ट बारिश हो जाए और जितना गर्मी रहे है, पानी जम जाए, उसका अंदर में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाता है। मेरे कार्यकर्ता पहुंचा तो ममता बनर्जी को नेतृत्व में। तो सोचिए, अगर वहां पर जनता का अपना मन राय किसको बनाएंगे? जनता तो बनाएंगे टीएमसी को। राय क्या, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको शिशु साथी देता है, और जो इंतकाल करते हैं उसको समवेती देता है। बीच में हमने हेल्थ कार्ड दिए हैं, ठीक है, स्टूडेंट को कन्याश्री दिए हैं, जो लेडी पढ़ती है युवाओं को जुबश्री दिए हैं, जो निकाह होता है उसको रूपोश्री दिए हैं, मैं स्कूल में बच्चे पढ़ रहे साइकिल दिए हैं, और बिना पैसा में हम चाल गेहूं रेशन हम घर इंसान को घर में पहुंचाते रहते हैं। और बंगाल में आज के तारीख में जो मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में और मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज में आज बंगाल फिर आगे बढ़ गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था, हॉट बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। ठीक है सरकार जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। चलिए, बहुत मुबारक, आपकी पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, असम के लिए आपको बहुत मुबारक। असम में आपकी पार्टी और आपकी जो इत्तेहादी जमात यूपीपीएल, उसने 5 सीटें जीत ली हैं, लेकिन बंगाल में क्यों पार्टी जीत दोहराने में नाकाम हो गई? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि जब उपचुनाव होते हैं और जब चुनाव के जस्ट बाद उपचुनाव होते हैं, तो जिस पार्टी की सरकार बनी होती है उसके कैंडिडेट को जीतना थोड़ा सा आसान होता है कि पब्लिक को ये मालूम होता है कि ये जीत भी जाएंगे तो 75 के 76 हो जाएंगे, 72 के 74 हो जाएंगे, और इस तरीके से पब्लिक बहुत ज्यादा वोट बहुत कंट्रास्ट में नहीं करती है। जैसा संजय सरकार जी ने अपने अभी चुनावी भाषण में बताया है, हमको तो डिबेट कम और चुनावी भाषण ज्यादा लग रहा था। शायद इतना किया होता तो हमको 72 या 75 सीटें नहीं मिलती। हम अपने कैडर के साथ वहां पे डट के अच्छे प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हैं, विपक्ष के रूप में खड़े हैं, और आने वाले समय पर हम वेस्ट बंगाल में और अच्छा करेंगे। हमारा कैडर जम गया है और आगे भी हम काम करेंगे। जहां जहां पे हमारी हार हुई है, एक हिमाचल की बात कर लूं मैं जी, वहां पर, और एक मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश में है, वहां पे क्या कारणों से हमारी हार हुई है उसका हम लोग विवेचना करेंगे, और जिन कारणों से हमारी जीत हुई है हम उसको आगे बाकी जगहों पर बढ़ाएंगे।
ठीक है। लोकसभा की भी एक सीट यानी 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में पहले से थीं, आप एक सीट नहीं बचा पाए, यानी 50% आपका रिजल्ट रहा, 50% आप लूज कर गए। हम इसमें मेरा विशाल जी एक ही बात कहना है कि हिमाचल पे जो लोकसभा के साथ साथ जो विधानसभा का चुनाव भी था, वहां पे कांग्रेस बड़े स्ट्रांगली आई है, ऐसा चुनाव के परिणामों से पता चलता है। और हम उसको भी ध्यान देके कर रहे हैं, क्या कारण था क्या कारण नहीं है ये। और दूसरी भी चीज है, ये लोकसभा का जो उपचुनाव होता है, हम लोगों ने और जनता के बीच में जो विषय जाते हैं, कई बार मिसकन्फ्यूजन भी होता है, और खासकर हिमाचल के अंदर ये एक ट्रेंड डेवलप हुआ है। इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, चिंतन करके इसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, एक छोटा कमेंट में कांग्रेस के लीडर से भी ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं प्रेम कुमार जी आपकी पारदर्शी नजर पर जो है वो आऊंगा कि आप इसे कैसे देखते हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाते। सुनील आर्य साहब, कांग्रेस के परफॉर्मेंस क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस की लीडरशिप कांग्रेस को जीत दिला पाने में कामयाब हो पा रही है, या लीडरशिप पुख्ता नहीं है, इस वजह से जीत उतनी बड़ी नहीं मिल पाई? कांग्रेस के लीडरशिप में लोगों ने विश्वास जताया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। तो डबल आ रही है अभी? हाँ ठीक है। कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताया है, और लोग जो है अभी नरेंद्र मोदी के झांसे से धीरे धीरे बाहर आए। नरेंद्र मोदी जी का जो झांसा इतना मजबूत था कि पहले 5 साल लोग झांसे में ही थे, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। पिछले साल 1,53,000 लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। ये केवल आत्महत्याएं है। उसके कोविड के पीरियड, कोविड का जो फिगर है वो लगभग सरकारी फिगर ही लेंगे तो 5 लाख, वो अलग से लोग मरे हुए हैं। और सरकारी फिगर को अगर नहीं लेंगे, इंटरनेशनल मीडिया का फिगर जो है वो लगभग 8 से 15 लाख के बीच में कुछ फिगर्स लोग दे रहे हैं, लोग मरे हुए हैं। ये मरे क्यों है? क्योंकि देखिए, हमने बहुत कोशिशें की। कांग्रेस ने 70 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, मेडिकल कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स बनाए थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर। कोई भी 2014 के बाद बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई हॉस्पिटल बने नहीं, ये सारे कांग्रेस ने बनाए थे। वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पॉलिसी डिसीजन फेल था, जो कि नरेंद्र मोदी जी को लेना था। उन्होंने बार बार जुमले दिए, पॉलिसी डिसीजन फेल लिए, निर्णय बराबर नहीं लिए। वैक्सीनेशन का भी वही हाल हुआ। वैक्सीनेशन को भी एक ही लोगों को वैक्सीनेशन पहले दिया, बाद में हिंदुस्तान को दिया, दूसरे को दिया। सुनील जी, मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस बाई इलेक्शन के नतीजों से खुश है? एक ही मिनट लेता हूं। पेट्रोल की प्राइसेस 106 रुपए, लेकिन 106 या 110 रुपया पेट्रोल खरीद कर भी बीजेपी को अगर जनता जिता रही है तो फिर आप कहां हैं? नहीं, अभी देखिए, जुमला बहुत बड़ा है, झांसा बहुत बड़ा है। आज भी प्रधानमंत्री लोगों को यह झांसा दे रहे हैं कि मैं 200 लाख करोड़ खर्चा करूंगा, लेकिन आज सच्चाई यह है कि आपके पास नरेगा के पैसे देने के लिए भी तिजोरी में पैसा नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। फिर प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बातें अभी बीजेपी ने तो सहजता से एक्सेप्ट कर लिया कि जहां पर हम जीते उसकी हमें बधाई है, और जहां हम हारे हम उसकी विवेचना करेंगे हम क्यों हारे। कांग्रेस मसाइल सामने ला रही है, लेकिन ये नतीजा प्रेम जी क्या बता रहा है? क्या इन नतीजों से ऐसा लग रहा है कि जनता को शायद फिक्र नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम जितना भी बढ़ जाए या घट जाए? क्या इन नतीजों से ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जहां जिस रियासत में जिसकी सरकार है उसकी जीत हो जाएगी? लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क है, हिमाचल में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, और इस तरह से थोड़ा अब देखते हैं कि फर्क नजर आ रहा है। प्रेम जी, में बीजेपी ने अपनी सरकार में जो जीत हासिल की है, अपना क्षेत्र दबदबा बनाए रखा है। टीएमसी ने अपने प्रदेश में अपने आप को मजबूती से खड़ा किया है। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने आप को बचाए रखा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खुद को बचाए रखा है। लेकिन एकमात्र हिमाचल प्रदेश है जहां पर कि बीजेपी को गंवाना पड़ा है। यानी लोकसभा की भी सीट हारी है बीजेपी, और विधानसभा की तीनों विधानसभा सीटें हारी। तो अगर उम्मीद से हट करके कहीं कुछ परिणाम आया है तो वो हिमाचल प्रदेश है। बाकी जगहों पर लगभग एक्सपेक्टेड वे में एक पैटर्न दिखता है।
पैटर्न में कोई फर्क नहीं है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, उनको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि और ये जो उल्टा जो नतीजा है, देखिए हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके अभी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब उसके नियरेस्ट है। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का हारना एक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि वहां से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा लंबे समय तक उसको देखते रहे हिमाचल प्रदेश को। तो ये हार वहां बीजेपी के लिए लर्न करने वाली हार है और विपक्ष के लिए उत्साह बढ़ाने वाली, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो खास करके हर जगह से उल्टी खबर ही आती रही है। ये बहुत दिनों के बाद एक बहुत जबरदस्त खबर आई है जहां से कि उसने बीजेपी को परास्त करके उससे सीटें छीनी है, न सिर्फ दोनों फॉर्मेट में छीनी है, लोकसभा और विधानसभा। तो ये कांग्रेस ने प्रेम जी एक सीट राजस्थान में भी छीनी है कांग्रेस ने बीजेपी से, जहां 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुए थे असेंबली के लिए, और कांग्रेस ने एक सीट कर्नाटक में भी छीनी है हंगल में। सिंदगी जेडीएस ने जीता था, इस बार बीजेपी ने जीत ली है, लेकिन जो कर्नाटक की हंगल सीट है वो बीजेपी की सीट थी जिस पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में है तो लगभग एक जैसी टेंडेंसी, लेकिन कर्नाटक जरूर उल्लेखनीय है जहां पर कि कांग्रेस ने एक सीट चुनी है। बीजेपी के लिए संतोष की बात है कि उसने जेडीएस से भी एक सीट ले ली, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश ही है जहां से हम बीजेपी के लिए वो धक्का है और कांग्रेस के लिए वो अचीवमेंट है। तो 5 राज्यों में चुनाव जो नतीजे जो चुनाव होने वाले हैं उस पर जो इम्पैक्ट जाएगा वो इस हिमाचल प्रदेश का इम्पैक्ट ज्यादा जाएगा, जो कि आसपास के राज्यों से सटा हुआ, मैंने कहा पंजाब। मैं आपकी आवाज थोड़ी करेक्शन होनी है, कुछ टेक्निकल फ्लॉ है, मैं रुख करता हूं कांग्रेस के तर्जुमान सुनील अहिरे जी का। सुनील जी, मैं अब आपके पास सीधे इस सवाल को लेकर आ रहा हूं कि हिमाचल एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस की जीत बीजेपी पर नजर आ रही है, यह कैसे मुमकिन हो पाया, कैसे आप जीत पाए? देखिए, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को वहां पर जबरदस्त मैंडेट दिया है, क्योंकि वहां पर लीडरशिप जो है, एक तो जेपी नड्डा की भी फेलियर है और दूसरी नरेंद्र मोदी जी की भी फेलियर है और लोकल लीडरशिप भी काफी फेलियर है। वहां पर लोगों ने देखा है कि महंगाई की, खुद ही आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन कांग्रेस का वहां पर प्रदर्शन संगठनात्मक भी अच्छा रहा। पिछले बार राहुल जी ने भी काफी दौरे किए, प्रियंका जी ने भी दौरे किए और लोगों का जो हो मैंडेट है वो राहुल और प्रियंका जी को ही वहां मिला है। दूसरी बार कर्नाटक में जो हम जीते हैं, कर्नाटक में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के बैशन में, उसके गढ़ में जाके कांग्रेस जीती है और कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कर्नाटक में हम क्यों जीते हैं? क्योंकि ये मैंडेट दिया है येदियुरप्पा के भी अगेंस्ट। येदियुरप्पा जी अपने पावर को एकदम चिपक के बैठे थे और आपने देखा बाद में हाईकमांड को उनको खदेड़ना पड़ा, निकालना पड़ा। उसके बावजूद आपने देखा उन्होंने जो सरकार कांग्रेस की पेगासस का जो दुरुपयोग करके गिराई थी, उसका भी एक सीरियस रिपरकुशंस वहां आपको देखने को मिला कर्नाटक में। महाराष्ट्र में हमारी सीट जीती नांदेड़ की, वहां पर हमारे वापस महाराष्ट्र में ये बता दिया है कि यहाँ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, ताकि हर बार भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। डे वन से वो लगे थे कि ये सरकार न चले। आज भी रोज पेपर में आप देखेंगे कुछ न कुछ धमकियां दिल्ली से देते हैं देवेंद्र फडणवीस, उसका ये नतीजा है कि वहां जीते। दूसरी बात, हम बिल्कुल गुजरात में जाकर, गुजरात की जो प्रशासनिक अधिकारी थे दादरा नगर हवेली में, उनके जो कुकर्म है, उनके कुकर्म को जो रिपरकुशन से उसका वहां मैंडेट मिला है शिवसेना को। आपने देखा मोहन डेलकर की हत्या हो गई बंबई के, और हत्या में उन्होंने नोट में लिखा है, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मंत्री रहे उनके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट में, जब कैबिनेट में, वह जो है वहां पर प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर थे,
उनकी कंप्लेंट्स बहुत थी ठीक और है। उनका हाथ सीधा सीधा उनके मर्डर में ठीक है, दिख रहा है। जी, ये तो बातें आगे आएंगी। बेशक आपका अलायंस शिवसेना के साथ है और शिवसेना ने दादरा नगर हवेली में, जहां पर एक इंडिपेंडेंट के हाथ में पहले वो सीट थी, अब शिवसेना ने उसे जीत ली है लोकसभा की सीट। ये एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। मैं संजय सरकार आपके पास आ रहा हूं। क्या संजय सरकार जी, इस जीत से ममता बनर्जी का कद और बड़ा होता है? क्या बीजेपी की 2 सीटें छीन लेने से बंगाल में, क्या अब ममता बनर्जी का 2024 के लिए खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखना या उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाने में और बल मिलता है? पहले से मेरे संजय सर एक चीज आपको बता रहे हैं, अभी देश को जो जनता है पूरे तरफ से तरस रहा है, पूरे तरफ से तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे हैं? नौजवान को नौकरी नहीं है, बैंक भ्रष्टाचार 5 लाख करोड़ हो चुके हैं। नीरव मोदी लंदन हाईकोर्ट में खड़ा होकर बोला हमको जो पैसा मिला है, हम 35% मिला है, 65% भारतीय जनता पार्टी खा गया है। अब आपको एक नमूना बताता है यार, इंडिया लॉस हुआ 64 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, 64,000 करोड़ रुपया। बोले रोज 20 करोड़ रुपया करके लॉस होता है, महीना में 600 करोड़, साल में 7,200 करोड़, अगर 7 साल में कितना 50,400 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को समय में यार इंडिया लॉस हो चुके हैं। यार इंडिया का इसको लॉस हो चुके हैं ना, कई परिवार को दिया गया है। और किस तरफ से लॉस हुआ, कौन परिवार इसको प्रिविलेज है, कौन परिवार इसको बेनिफिटेड है, किसको दिया गया, किसको जानकारी, किसके लिए ये लॉस कर गया है। और बाद में यार इंडिया को छोड़ दिया गया। 64 साल आपको 1953 से 2014 तक अगर 13,500 करोड़ रुपया लॉस हुआ है और 2014 से 21 में 64,000 करोड़ रुपया लॉस हो चुका है, लगभग साढ़े 50,000 करोड़ रुपया लॉस हो चुके हैं। ये तरस रहे जनता और भारतीय जनता पार्टी को जो सीट हम लोग जीते हैं। शुभेंदु अवस्थी साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जिस विषय पर इनको पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अलग अलग विषयों पर ये जंप अलग अलग विषयों पर जा रहे हैं जी। देखिए, प्रशांत किशोर ने क्या कहा अभी गोवा में 3 दिन पहले, और ममता बनर्जी ने भी इस बात को रिपीट किया कल, कि बहुत सालों तक भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से कोई नहीं हटा पाएगा। इन्हीं की पार्टी के इन्हीं के नेताओं ने कल का और परसों का स्टेटमेंट गोवा के अंदर क्या दिया है, ये शायद सरकार साहब ने नहीं पढ़ा है। प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि भाजपा मजबूत है और केंद्र में अगले दशक तक, कई दशकों तक रहने वाली है। मतलब आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर एक ऐसी शख्सियत है कि जो कह दे उसे मान लेना चाहिए? ममता जी ने भी साथ में बीच में बैठ के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों लोग साथ बैठे थे। इसलिए सरकार साहब को मैं ये बताना चाहूंगा, ममता जी ने भी ये कहा। और दूसरी चीज जो आपने प्रधानमंत्री की बात कही है ममता जी के लिए, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, पर मैं आपको दे देता हूं। आपस में कोई तालमेल नहीं है, कांग्रेस के साथ ये मिलना नहीं चाहती हैं। अखिलेश यादव अपने को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर भी आपस में टसल है, इसलिए प्रियंका को यूपी में ज्यादा छूट नहीं दी जा रही है काम करने के लिए। ये सब चीजें इनके आपस के झगड़े हैं। शायद ये लोग मिलकर काम करें तो एक अच्छा विपक्ष का भूमिका निभा सकेंगे, पर ऐसा देखने से तो नहीं आ रहा है। चलिए, तो फैसला 2021 में बहुत हद तक मामले सामने है जी। सुनील साहब, छोटा सा एक रिमार्क दीजिएगा, छोटा सा, बहुत कम समय है। एक तो पहली बात तो ये आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंतर्गत झगड़े हैं, ये अपने खुद के चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये बिल्कुल फिजूल की बात है। कांग्रेस में बहुत इंटैक्ट है और कांग्रेस बहुत मजबूत के साथ, दोनों भी भाई बहन और माता जी सब एक ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अपने फेलियर्स की बात जो है वो छुपाने के लिए। चलिए, ओके, बहुत शुक्रिया आप लोग का। प्रेम जी, मैं माजरत चाहूंगा, थोड़ा ऑडियो में कुछ डिस्टॉर्शन था, इसलिए मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। और तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनका शुक्रिया, हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।